गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये लेक्चर क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए है, ज़रा ध्यान से आप सुनिएगा। अभी हमारा जो चैप्टर रनिंग में है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर है। हमने सबसे पहले इस चैप्टर्स में मेटल की डेफिनेशन पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर कैसे एलिमेंट्स को मेटल नॉन मेटल्स में आप क्लासीफाई करोगे वो बताया था। याद हो अगर आपको मैं ये बताया था कि जो मेटल्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके एक्सेप्शन भी थे हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। अभी आप लोगों को याद होगा बेटा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो जो मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया गया था कि जितनी भी मेटल्स होती है वे इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयंस बनाती है, और मेटल की टेंडेंसी को, कौन सी टेंडेंसी को, पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर कहा जाता है। क्लियर है। तो अगर आपसे कोई ये पूछने लगे कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर भाई, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू मेक द पॉजिटिव आयन बाय लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बेटा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसमें बेटा काफ़ी बड़ा ये एक टॉपिक था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। मैं आपको बताया था कि जो मेटल्स होती है बेटा वे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाती है। जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो वो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए थे, जैसे सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है, पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, लेकिन बेटा उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आया था कि ये जो मेटल ऑक्साइड बने इनकी नेचर कैसी होती है, ये कैसे होती है। तो मैं बताया था बेटा कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वे दो तरह के होते हैं, एक वाटर सोलुबल, एक वाटर इनसोलुबल। जो वाटर सोलुबल मेटल ऑक्साइड्स है वे वाटर में डिजोल्व होकर बेटा आपको आपके बेसिज बनाते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड या जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सोलुबल होकर बेसिज बनाती है, ऐसे मेटल ऑक्साइड को कहा जाता है बेसिक इन नेचर। सो वी कैन से मेटल ऑक्साइड विच आर सोलुबल इन वाटर आर बेसिक इन नेचर। क्यों होती है बेटा वो बेसिक, क्योंकि वे वाटर में डिजोल्व होकर बेस बनाती है। क्लियर होगी बेटा। उसके बाद मैं आपको बताता था कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के होते हैं, यानी कि उनमें एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होती है। ऐसे मेटल ऑक्साइड को कहा था हमने एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स। क्लियर बात है। जैसे आपका एग्जाम्पल लिया था बेटा मैंने Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपकी HCl से भी रिएक्शन करती है। क्लियर है। और अगर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl से यानी कि एसिड से रिएक्शन करती है तो वो उसकी बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। उसमें आपको बताया भी गया था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बने थे, याद है बेटा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो Al2O3 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके यानी कि बेस से रिएक्शन करके आपका सोडियम एल्यूमिनेट बनाती है। क्लियर है। और क्योंकि ये किससे रिएक्शन करती है, बेस से रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट बना रही है, तो इसलिए बेस से रिएक्शन करने की वजह से इसकी एसिडिक नेचर इंडिकेट होती है। क्लियर है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल आपका ZnO है। तो जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सोलुबल होकर बेस बनाती है उन्हें कहा जाता है बेसिक इन नेचर, और जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकती है उन्हें कहा गया था एम्फोटेरिक इन नेचर। और उसके एग्जाम्पल थे आपके Al2O3 और Zn। क्लियर बात है बेटा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं रिएक्शन विद वाटर, यानी कि रिएक्शन विद वाटर। तो जो आपकी मेटल्स होती है उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कुछ तो हाईली रिएक्टिव होती है, कुछ रिएक्टिव होती है, कुछ वेरी लेस रिएक्टिव होती है, और कुछ नॉन रिएक्टिव होती है बेसिकली। क्लियर है बेटा। तो उसी के बेस पर यहाँ पर कंडीशन भी दी गई। जैसे आपकी सोडियम और पोटेशियम मेटल्स है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आती है, और ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके आपका बेस और हाइड्रोजन गैस निकालती है। क्लियर है बात। दोबारा से सुनिएगा। मैं अभी बताया कि रिएक्टिविटी के बेस पर मेटल्स हाईली रिएक्टिव
लो हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिव, लो रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव होती है, यानी कि मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। क्लियर है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है जैसे कि सोडियम और पोटेशियम आप देख रहे हो, ये वाटर से रिएक्शन करती है, और वाटर भी कैसा, कोल्ड वाटर, क्योंकि बोथ आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो जो सोडियम पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, वे कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके आपका क्या बनाती है, बेस और हाइड्रोजन गैस निकालती है। लेकिन बेटा यहाँ आपको एक बात और समझनी होगी कि ये जो रिएक्शन है, यानी कि जब हाईली रिएक्टिव मेटल्स वाटर से रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जिसकी वजह से ये H2 गैस जो रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है फायर को कैच कर लेती है, आग पकड़ लेती है। क्लियर है बेटा। तो आपने मैं अगर आपको याद हो, जब हमारे स्कूल खुले थे तब मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया था सोडियम की रिएक्शन वाटर से, और तुमने देखा था बेटा कि वहाँ पर आग लग चुकी थी। याद आया कुछ? जब सोडियम के पीस को आप वाटर में डालते हो तो वहाँ पर आग लग जाती है। ठीक है। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है और वो वाटर से रिएक्शन करता है, और वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। बेस तो बनता ही है, साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट इवॉल्व होती है, तो वो जो हीट निकलती है, वो जो हीट रिलीज होती है, उसकी वजह से हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है। क्लियर बात है। और क्योंकि आपको पता बेटा ये सोडियम और पोटेशियम मेटल्स हाईली रिएक्टिव होती है, और ये मॉइस्चर या कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर सकती है, इसलिए इन्हें मॉइस्चर या वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए कैरोसिन में रखा जाता है। क्लियर बात है। तो आपका बोर्ड का ये भी क्वेश्चन है कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर केप्ट इन कैरोसिन, व्हाई? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड कैन रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और वाटर। क्लियर बात है। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, इसलिए ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और आपके वाटर से रिएक्शन कर लेती है, इसलिए सोडियम पोटेशियम को वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको कैरोसिन में रखते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब लेते हैं बात मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम मेटल इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है जितनी कि आपके सोडियम और पोटेशियम थे, यानी कि रिएक्टिव तो है लेकिन इसकी रिएक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी कि सोडियम और पोटेशियम की थी। इसलिए जब मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन करता है बच्चों, तो वहाँ पर वाटर को हॉट लिया जाता है, हॉट वाटर लिया जाता है, गर्म पानी लिया जाता है, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम से कम रिएक्टिव होती है मैग्नीशियम, इसलिए ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करती, हॉट वाटर से रिएक्शन करती है। लेकिन प्रोडक्ट इसके भी बेस और हाइड्रोजन गैस ही होगी। क्लियर बात है। उसके बाद हम लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो मेटल है वो आपकी मैग्नीशियम से भी लो रिएक्टिव है, मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव है, इसलिए वहाँ पर वाटर को स्टीम की फॉर्म में लिया जाता है। क्लियर बात है। किसकी फॉर्म में लिया जाता है? स्टीम की। तब जाके ये उससे रिएक्शन करके, स्टीम से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लियर बात है बेटा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जरा इस एग्जाम्पल पे फोकस करिएगा बेटा। ये इस एग्जाम्पल में जो एल्यूमिनियम है वाटर से रिएक्शन करके आपका बेस नहीं बनाएगा, ये बनाएगा आपका ऑक्साइड, और कौन सी गैस निकालेगा? हाइड्रोजन। और क्योंकि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव है, इसलिए ये स्टीम से रिएक्शन करता है, न कि कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से। केवल किससे रिएक्शन करता है? ये आपका स्टीम से। क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इधर देखिए बेटा, मैं अभी बताया कि मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होती है, कुछ मेटल्स लो रिएक्टिव होती है। क्लियर है। और कुछ मेटल्स नॉन रिएक्टिव होती है। जो आपकी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम मेटल्स है, ये आपकी नॉन रिएक्टिव मेटल होती है और ये वाटर से रिएक्शन नहीं करती। क्लियर बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विद अदर मेटल साल्ट्स।
यानी कि दूसरे मेटल के साथ से रिएक्शन। बेटा आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का पढ़ा था उसमें आप लोगों ने ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था बेटा कि जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो मेटल जो लो रिएक्टिव मेटल्स है उसको उसके साथ से रिप्लेस कर देती है। क्लियर बात है, इसे कहा गया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो जिस मेटल की रिएक्टिविटी चाहते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके साथ से आसानी से रिप्लेस कर देती है। इस रिएक्शन को कहा गया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल साल्ट्स, तो इसका मतलब हम यहाँ पर वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की स्टडी करेंगे। क्लियर है? एक होता है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बेटा? एक ऐसी सीरीज जिसमें सभी मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर अरेंज किया गया है, यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें मेटल्स को रिएक्टिविटी के आधार पर अरेंज किया गया है, ऐसी सीरीज को कहा गया है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी है? पोटेशियम। उससे कम रिएक्टिव कौन सी है? सोडियम। उससे कम रिएक्टिव कौन सी है? बेरियम। उससे कम रिएक्टिव कौन सी है? कैल्शियम। उससे कम रिएक्टिव कौन सी है? मैग्नीशियम। और क्योंकि प्लेटिनम सबसे बाद में आया तो जितनी भी यहाँ पर मेटल्स मेंशन की गई है उनमें सबसे कम रिएक्टिव कौन सी है? प्लेटिनम। तो मेटल्स को रिएक्टिविटी के बेस पर अरेंज करना क्या कहलाता है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। आप यहाँ पर देख रहे हो बेटा ये है हाइड्रोजन। क्लियर है? जो मेटल्स हाइड्रोजन से पहले आई रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं ले सकते हम, तो रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर है। तो हम ये बोलते हैं कि जो ये है ये ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, और जो हाइड्रोजन के बाद में लिखी गई ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, बिलो है। क्लियर बात है? तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर होती है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर होती है वे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और जो हाइड्रोजन की बिलो होती है, हाइड्रोजन से नीचे होती है, उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होगी। क्लियर बात है? तो अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। दोबारा से फिर सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को, या जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट के एक्वा सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देती है। इसे कहा गया है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज द Zn एंड दिस इज द CuSO4। तो एक मेटल साल्ट का एक्वा सॉल्यूशन लिया हुआ है और दूसरे आपने मेटल ली है। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज पर जाइए। रिएक्टिविटी सीरीज ये रही बेटा, जिसमें आपको यहाँ पर नजर आया है ये रहा Zn और Cu ये रहा। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में Zn की पोजीशन Cu से ऊपर है। सो वी कैन से Zn इज मोर रिएक्टिव देन द Cu। इसलिए ये जो Zn है ये CuSO4 जो साल्ट सॉल्यूशन है उससे Cu को आसानी से रिप्लेस कर देगा। क्लियर है बेटा? तो अब देखिए Cu की वैलेंसी 2 है, यहाँ पर SO4 की भी 2 है, तभी तो आपका क्या कंपाउंड है ये? CuSO4। तो आप यहाँ जिंक को देखिएगा, जिंक की वैलेंसी कितनी है? 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ZnSO4 एक्वा सॉल्यूशन प्लस Cu अलग हो जाएगा, यानी कि Cu को इसने रिप्लेस कर दिया किसने? Zn से। इस रिएक्शन का हमें कैसे पता करें? हम इस रिएक्शन का कैसे पता करेंगे बेटा लेबोरेटरी के अंदर? आप CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन ले लीजिएगा। दिस इज ब्लू इन कलर। ये कैसा होता है? ब्लू होता है। और जैसे आप उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डालते हो, जिंक मेटल को डालते हो, तो वो ब्लू कलर धीरे धीरे स्लोली फेड होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि CuSO4 अब आपका ZnSO4 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। इसी प्रकार से बेटा आप यहाँ देखिएगा, दिस इज द Fe एंड दिस इज द CuSO4। ये मेटल है और ये Cu मेटल के साल्ट का एक्वा सॉल्यूशन है। तो आप जरा इन दोनों की पोजीशन देखिएगा, किसमें? रिएक्टिविटी सीरीज में। दिस इज द Fe एंड दिस इज द Cu। क्लियर है बेटा? तो Fe रिएक्टिविटी सीरीज में Cu से ऊपर आएगा, इसलिए Fe इज मोर रिएक्टिव देन द Cu। इसलिए Fe Cu को उसके साल्ट के सॉल्यूशन से आसानी से रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पर Cu की भी वैलेंसी 2,
SO4 की भी 2, तभी तो CuSO4 बना हुआ है बेटा। और Fe की वैलेंसी आप जानते हो 2 भी हो सकती है, 3 भी। Cu की भी इस प्रकार से 1 भी हो सकती है, 2 भी, लेकिन यहाँ पर Cu ने किस वैलेंसी से कंपाउंड बनाया, 2 से। और Fe की 2 भी हो सकती है और 3 भी, लेकिन यहाँ पर 2 वाली वैलेंसी यूज होगी। तो Fe की 2 SO4 की 2, तो आपका क्या बन गया, FeSO4 प्लस Cu, यानी कि Cu को रिप्लेस कर दिया किसने, Fe ने, बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन द Cu। क्लियर बात। अब इस रिएक्शन का हम कैसे पता करेंगे बेटा, आप लेबोरेटरी के अंदर आपने ये रिएक्शन की भी हुई है। जब आपको एक्सपेरिमेंट कराए थे, हमने कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया जो कि ब्लू इन कलर होता है, उसमें आपने क्या डाल दिया, Fe मेटल डाल दी। धीरे धीरे जो ब्लू कलर है वो आपका लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और लाइट ग्रीन कलर किसका होता है, FeSO4 का। तो ये रिएक्शन इस बात को इंडिकेट करेगी कि आपका CuSO4 से Cu का रिप्लेसमेंट शुरू हो चुका है और आपका FeSO4 बनना भी शुरू हो चुका है। क्लियर बात है। इसी तरह से ये एग्जांपल है Zn प्लस FeSO4, यानी कि आपने एक जो मेटल का साल्ट लिया वो क्या लिया, FeSO4, और मेटल कौन सी ली, Zn। तो आप देख सकते हो दिस इज Zn एंड दिस इज Fe। Zn रिएक्टिविटी सीरीज में Fe से ऊपर है, सो वी कैन से Zn इज मोर रिएक्टिव देन द Fe। इसी वजह से जो Zn है वे Fe के साल्ट से Fe को आसानी से रिप्लेस कर देगी। तो अब देखिएगा Zn प्लस FeSO4, तो यहाँ Zn की वैलेंसी 2, यहाँ पर Fe की भी 2 और SO4 की भी 2 वैलेंसी है, तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Fe। ये सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को किस में कराए थे, फर्स्ट चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसी प्रकार से आप ये देखिएगा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपने एक तरफ ली Cu मेटल और दूसरी तरफ लिया आपने AgNO3 यानी कि साल्ट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लिया। क्लियर बात है। तो अब सबसे पहले हम जाते हैं इनकी पोजीशन पर। तो जरा देखिएगा दिस इज द Cu एंड दिस इज द Ag। तो रिएक्टिविटी सीरीज में Cu की पोजीशन Ag से ऊपर है, सो वी कैन से Cu इज मोर रिएक्टिव देन द Ag। तो इसलिए Cu Ag से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से AgNO3 में से Ag को आसानी से रिप्लेस कर देगा। और क्योंकि बेटा Cu की वैलेंसी यहाँ पर 2 ली गई है, क्योंकि एक भी होती है लेकिन यहाँ 2 से कंपाउंड बनाएगा, और NO3 की वैलेंसी 1 होती है, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या निकल जाएगा, सिल्वर को रिप्लेस कर देगा। ये 2 जो आया है बैलेंसिंग के लिए आया। क्लियर बात है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब इधर देखिए बेटा, अगली जो रिएक्शन है वह है रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल की रिएक्शन किससे कराएगी, एसिड से। तो बेटा यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरा उसे ध्यान से समझिएगा। ये हाइड्रोजन है, क्लियर, और ये हाइड्रोजन से ऊपर मेटल्स है, यानी कि जो हाइड्रोजन से पहले लिखी गई ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होती है, और जो हाइड्रोजन के बाद लिखी गई वे हाइड्रोजन से नीचे होती है। तो बेटा जितनी भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर होगी रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन से ऊपर होगी, वे एसिड्स है, जैसे कि HCl और H2SO4 से आसानी से H2 गैस को निकलवा देगी। क्लियर बात है। तो यहाँ पर देखिएगा मेटल्स प्लेस्ड अबोव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड H2SO4 टू प्रोड्यूस द मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वे डाइल्यूट HCl और H2SO4 से रिएक्शन करके मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। क्लियर बात है। तो जैसे ये है बेटा HCl, ये डाइल्यूट है, क्लियर है, क्या लिया ये कौन सा एसिड है, डाइल्यूट एसिड। तो जैसे आपने HCl लिया, उसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, सोडियम से। तो सोडियम तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम मेटल HCl से रिएक्शन करके मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो आप देख रहे हैं NaCl बन जाएगा, कौन सी गैस निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी, बैलेंस आप खरीदोगे। इसी प्रकार से जो ये रिएक्शन आपको दी गई है बेटा, आपको इन्हें भी बैलेंस करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही निकालनी है। ये आप घर पर बैठ कर करिएगा, ठीक है, ओके।